आज का हमारा जो लेक्चर है ये सब ग्रुप के बारे में है। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आप इससे मुताल्लिक थ्योरम्स देखेंगे और दूसरे हिस्से में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे जिनसे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके रिजल्ट्स एक ऐसे सीक्वेंस में हैं जो आपको भूलेंगे नहीं। पहले हिस्से में हम सब ग्रुप टेस्ट के बारे में देखेंगे, दूसरे हिस्से में हम इसकी वेल नोन एग्जांपल देखेंगे। इसके अलावा मैं ग्रुप थ्योरी की एग्जांपल्स और उसकी एप्लीकेशंस पे अलग से आपको कुछ लेक्चर्स भी दूंगा। सबसे पहले हम सब ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि सब ग्रुप होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्रुप है अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। स्टैटिक हम अलामती तौर पे लिखते हैं, ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एच इसका कोई सबसेट है, एच इज द सबसेट ऑफ जी, एंड एच अंडर स्टैटिक इज आल्सो ए ग्रुप। ये जाते खुद एक ग्रुप फॉर्म करता है उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत। देन वी से दैट H is subgroup of G and we write it H is subgroup of G। लिहाजा अब आपने याद रखना है कि दो बुनियादी कंडीशन है, एक कंडीशन के वो सबसेट हो, दूसरी कंडीशन के वो उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाए, तो उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, साल के तौर पे आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन, दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, अच्छा फर्ज करें कि आप इसका एक सबसेट ले लेते हैं H1 विच इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, अब H1 क्या है? ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, एक कंडीशन पूरी हो गई है। लेकिन H1 जाते खुद अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं ग्रुप बनाता? आप देखिए, इसमें क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं करता। 1 प्लस 2 करते हैं 3, वो उसमें नहीं है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है, इसमें इनवर्सेस भी नहीं है। ठीक है, तो H1 सबसेट है लेकिन H1 इज नॉट ए सब ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हर सबसेट सब ग्रुप नहीं होता। एक पॉइंट ये याद रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक आपने और सबसेट ले लिया इसका 1 - 1। ठीक है, अब ये जो 1 - 1 है ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। दूसरी तरफ अगर आप देखें H2 को, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, स्क्वायर रूट्स ऑफ 1। अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, आइडेंटिटी भी है अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर लॉ भी है। जैसे आप यूं देखते हैं कैलस टेबल बना के 1 - 1 1 - 1। ठीक है, 1 - 1, ये -1 प्लस 1। तो आप कैले टेबल में देखते हैं कि हर एलिमेंट एक बार आ रहा है। ठीक है, हर लाइन में 1 आ रहा है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का इनवर्स 1 है, -1 का इनवर्स -1 है। ठीक है, और इवन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। ये H2 अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। लेकिन कंडीशन क्या है सब ग्रुप की? सब ग्रुप की कंडीशन ये है कि आप जिस ग्रुप को ले रहे हैं जो उसका बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये Z अंडर एडिशन ग्रुप है। अब H2 Z का सब ग्रुप सिर्फ उस सूरत में होगा अगर H2 अंडर एडिशन ग्रुप बनाए, बिकॉज H2 इज अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप। इसका कोई ताल्लुक उसके सब ग्रुप होने से नहीं है। ठीक है, ये बताते खुद चाहे जो मर्जी हो। जो अगर ये Z यानी अगर ये हमारे ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाता है तो ये उसका सब ग्रुप होगा, वरना ये कुछ और ही होगा। ठीक है, अब सो H2 इज नॉट सब ग्रुप ऑफ Z because this is because H2 अंडर एडिशन इज नॉट ए ग्रुप। ठीक है, अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं है और हमारा ग्रुप अंडर एडिशन है, लिहाजा हम इसको सब ग्रुप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जरूरी है। जबकि एग्जाम्पल्स में आपके पास आप देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है। अब ये इसका सब ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, ये इसका सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह R-0 यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाते हैं। और इसी तरह से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ये उसका सबसेट है, ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है, तो ये उसका सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह कोटर्नियंस का ग्रुप आपके पास जो होता है
प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। ठीक है, इसके सब ग्रुप्स लिखने हो तो आप कौन कौन से लिखते हैं? सबसे पहले वन, ये इसका सब ग्रुप है, प्लस माइनस वन, ये इसका सब ग्रुप है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे प्लस माइनस वन प्लस माइनस के, ये इसके सब ग्रुप हैं। और क्यूब जाते खुद अपना सब ग्रुप। और बहुत सारी एग्जांपल्स में आपको एक ही लेक्चर में, जो एप्लीकेशंस का लेक्चर होगा, वहां मैं आपको डाइहेड्रल ग्रुप्स, क्वोटर्नियंस और सिमेट्रिक ग्रुप्स पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वो होते क्या है। फिर हम उसकी बेसिक पढ़ने के बाद फिर आप देखिएगा कि हम सारी ग्रुप थ्योरी को एक एग्जाम्पल लेके कर देंगे। अब आ जाए रिजल्ट्स पे। नंबर वन, an arbitrary subset H of a group G is subgroup of G if it is itself a group under the same binary operation। ठीक है, वही बातें आ गई। H सबसेट हो नंबर वन, और दूसरी बात अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन बजाते खुद वो ग्रुप बनाए। नेक्स्ट, एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए ग्रुप मे नॉट बी ए सब ग्रुप। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जैसे वन टू है, ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, लेकिन क्योंकि ये खुद अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाता, इसलिए ये उसका सब ग्रुप नहीं है। नंबर टू, फॉर ए सबसेट एच ऑफ जी टू बी ए सब ग्रुप G must be a group under same binary operation of G। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि वन माइनस वन ये सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर अंडर एडिशन है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी सब ग्रुप नहीं होगा। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल कॉल अबव क्राइटेरिया एज ए फोर स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसे हम फोर स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देखें, अगर H कोई सबसेट है G का, तो H को उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर ग्रुप होगा तो वो हमारा सब ग्रुप कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें चार चीजें देखनी है उसमें, तब वो सब ग्रुप बनेगा। और ये चार चीजें कौन सी हैं? ये ग्रुप की डेफिनेशन में है। एक क्या है हमारे पास कि फॉर ऑल ए बी इन एच, ए मल्टीप्लाई बी इन एच, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करे। दूसरी कंडीशन क्या है? ए बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ये उसके अंदर हो। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करे। ठीक है, ये फोर कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर एच क्या बन जाएगा? ये बजाते खुद ग्रुप बन जाएगा, और उस सूरत में ये जी का सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखें, हम आमतौर पे इस ये जो कंडीशन लिखते हैं ये अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास जी अंडर एडिशन होगा तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली आप जानते हैं ये इस तरह बन जाएंगी। क्लोजर लॉ बन जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू एच, एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो बन जाएगा। और इनवर्स क्या हो जाएगा? फॉर ऑल ए इन एच देयर एग्जिस्ट माइनस ए इन एच। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि अंडर एडिशन या किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से वो चेंज हो। तो ये हो गया हमारे पास फोर स्टेप्स मेथड। अब आप देखिएगा कि हम स्टोरी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। फोर स्टेप्स के बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आगे चलते हैं। वो फैक्ट ये है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास एक सेट है जी, और उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, और आप उसका एक सबसेट लेते हैं एच, एच इज द सबसेट ऑफ जी। अब अगर आप एच के अंदर एलिमेंट लेते हैं H1 H2 H3, ये एच के एलिमेंट है, तो ये कहाँ चले जाएंगे? ये जी में चले जाएंगे, क्योंकि एच सबसेट है जी का। इसका मतलब है कि एच के जो एलिमेंट्स हैं वो जी के ही एलिमेंट है, और जी के एलिमेंट में तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो लिहाजा H1 H2 H3 ये इनके लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि ये जी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लिहाजा याद रख लो कि अगर किसी सेट के अंदर एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, तो उसके हर सबसेट के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसे हेरिडिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर किसी सेट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो, तो उसके हर सबसेट के अंदर भी वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, यही वजह है कि हमने कहा था कि अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप भी अबिलियन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जो आपने H को जब आपने चेक करना है कि वो G का सब ग्रुप है या नहीं, यानी जब आपने H को बजाते खुद 4 प्रॉपर्टीज के साथ टेस्ट करना है, 4 सब ग्रुप, 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, तो अब आपको एसोसिएटिव लॉ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जी ग्रुप है इसका मतलब है जी के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एच सबसेट है तो इसका मतलब एच के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। लिहाजा अब आपको एसोसिएटिव लॉ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बजाय एक कंडीशन ड्रॉप करके हम 3 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए अब 3 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। एनी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 क्लोजर लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ होल्ड करे। नंबर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू इट। इसे चेक करना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं, मैंने जब आपको एग्जांपल दी है, अगर आप उस पर गौर करें कि 1 and 2 is a subset of set of integer under addition, लेकिन अब देखिए आप इसमें z के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ठीक है। अगर z के अंदर 1 और 2 लिया जाए तो 1 + 2 3 भी इसके अंदर है, लेकिन अब ये आर्बिट्रेरी सबसेट है तो इसमें जरूरी नहीं कि क्लोजर लॉ होल्ड करे, 1 + 2 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्लोजर लॉ मस्ट है कि आप चेक करें। इसके अंदर अंडर एडिशन आइडेंटिटी भी नहीं है, z के अंदर थी लेकिन जरूरी नहीं कि उसके सबसेट में भी आप आइडेंटिटी ले रहे हो, इसलिए मस्ट है कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करें। तीसरी चीज, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप इनवर्स एलिमेंट्स। अब देखिए z के अंदर तो 1 का इनवर्स -1 है, 2 का इनवर्स -2 है, लेकिन उसके सबसेट के अंदर ना 1 का इनवर्स है ना 2 का इनवर्स है। इसका मतलब है कि ये 3 वो प्रॉपर्टीज हैं जो अगर किसी सेट में हो तो जरूरी नहीं कि उसके सबसेट में भी होगी। लिहाजा इसे हम 3 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहेंगे कि आप ये 3 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करे और इनवर्स एलिमेंट होल्ड करे, तब वो ग्रुप बनेगा। ये हो गया 3 स्टेप टेस्ट। अब आप देखें अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम इसे 2 स्टेप टेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देखें जरा हम कौन सी कंडीशन स्किप कर सकते हैं, अब आप देखें इसे। Okay, so now next is two-step subgroup test. A non-empty subset H of a group G is subgroup of G if and only if number 1 for every A B in H, A B product also belongs to H. For all A in H, A inverse also belongs to H. अब ये टेस्ट आपको 2 स्टेप्स में बताएगा कि H सब ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। आप देखें H नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, और ये 2 कंडीशन होल्ड कर रही हैं। अब आप देखें जरा कि अगर ये 2 कंडीशन होल्ड करती हैं तो वो सब ग्रुप कैसे बनता है, यानी वो इटसेल्फ ग्रुप कैसे बनता है। सबसे पहले तो हमें कोई परेशानी नहीं है एसोसिएटिव लॉ की, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बताया अगर ग्रुप में है तो उसके हर सबसेट में है, सो एसोसिएटिव लॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 पे उन्होंने बता दिया कि क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, ए और बी का प्रोडक्ट भी उसमें है, ठीक है। और नंबर 4 उन्होंने बता दिया कि ए बिलोंग्स टू एच, फॉर एवरी ए इन एच ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, लिहाजा इनवर्स भी इसके अंदर है। जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे इसे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आप उसका प्रूफ देखें। अब आप देखें क्योंकि एच नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एलिमेंट ए जरूर पड़ा है, ठीक हो गया। बी प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है? बी प्रॉपर्टी आपको बताती है कि अगर ए है तो ए इनवर्स भी है, ठीक हो गया, ये यूजिंग बी प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद ए प्रॉपर्टी क्या बताती है? ए प्रॉपर्टी बताती है कि अगर 2 एलिमेंट एच के अंदर पड़े हो तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी एच के अंदर पड़ा है। अब ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? वो हमेशा आइडेंटिटी होगा। दिस इंप्लाइज दैट ई आल्सो बिलोंग्स टू एच, लिहाजा आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गए। अब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप्स सब ग्रुप टेस्ट। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखिएगा कि हम 1 स्टेप में भी चेक कर लेंगे कि एच सब ग्रुप है या नहीं है। सो नाउ 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। A non-empty subset H of a group G is subgroup of G if and only if for all A, B in H, we have A, B inverse also belongs to H. This is called one-step subgroup test. अब आप देखें कि ये एक प्रॉपर्टी है जस्ट आपके पास, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो H जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा, यानी H बजाते खुद ग्रुप बन जाएगा। अब आप जानते हैं ग्रुप बनने के लिए तो 4 प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखते हैं कि इस एक कंडीशन से सारी कंडीशंस कैसे पूरी होती हैं, ठीक है। इसे जरा आप याद रखें कि ये कंडीशन ये है, गिवन ये है कि अगर कोई से 2 एलिमेंट आप
एनी टू एलिमेंट, जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। अगर आपके पास हो तो फिर रिजल्ट ये आता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अच्छा, नंबर वन, अगेन हम बात करेंगे पहले एसोसिएटिव लॉ की, और हमें एसोसिएटिव लॉ प्रूव नहीं करना पड़ेगा बिकॉज जी इज अ ग्रुप, एच इज सबसेट ऑफ जी, सो एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स इन एच। एक बात होगी। नंबर टू, अब हम इसी गिवन कंडीशन के अंदर वैल्यूज पुट करके बाकी सारी चीजें प्रूव करेंगे। अच्छा, अब आप देखें एच क्योंकि नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि एच में कम से कम एक एलिमेंट ए जरूर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बी को भी ए पुट कर देंगे, पुट बी आल्सो इक्वल टू ए इन दिस ए कंडीशन। ठीक है, तो आपकी जो ए कंडीशन है वो आपको क्या देगी, अब यहाँ पे ए है और ये भी बी को भी आपने ए पुट कर दिया है, तो आपकी जो कंडीशन असल ये है, वो कंडीशन आपको क्या देगी, ये कंडीशन आपको ये देगी ए इंटू, अब बी की जगह आपने ए पुट करना है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एंड ए इंटू ए इनवर्स, व्हाट इज ए इंटू ए, दिस इज ई, दिस मीन्स दैट ई बिलोंग्स टू एच। तो आपके पास इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ना सिर्फ एसोसिएटिव लॉ है बल्कि आइडेंटिटी भी आपके पास आ गई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आपके पास हो गया दो एलिमेंट, एक नॉन एम्प्टी होने की वजह से आपने कहा था ए होगा, और एक आपने अभी प्रूव कर दिया कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद। अब आप जरा अपने इस गिवन कंडीशन में ए की जगह पे ई पुट करें और बी की जगह पे ए पुट करें, तो फिर आप देखें आपके पास ए बी इनवर्स क्या बन जाएगा। पहले ए लिखना है, ए यहाँ पे आपके पास ई है, और बी इनवर्स ये बी ए पुट कर दिया है तो ये आपके पास ए इनवर्स बन जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस बिलोंग्स टू एच, बट व्हाट इज दिस, ई इनटू ए इनवर्स, ई इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, so this implies that a inverse also belongs to H for every a because this a is arbitrary। इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट के इनवर्सेस भी आ गए आपके पास। अब क्या रह गया आपके पास, क्लोजर लॉ रह गया। क्लोजर लॉ के लिए अब आप देखें कि आपके पास इस वक्त देखें क्या सूरत हाल है। क्लोजर लॉ के लिए आपने ये प्रूव करना होता है कि आर्बिट्रेरी ए बी लेने और आप प्रूव करें कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो भी एच के अंदर है। ठीक है, लेकिन अब तक आपके पास जो आप प्रूव कर चुके हैं उसे अगर आप यूज करें तो आप देखें अगर ए और बी एच के एलिमेंट है, अब बी एच के एलिमेंट आप प्रूव कर चुके हैं, अगर बी एलिमेंट है तो फिर बी इनवर्स भी एच के एलिमेंट है। ठीक है, अब जरा आप अपनी गिवन कंडीशन ए और बी इनवर्स पे लगाएं। गिवन कंडीशन के मुताबिक आपने ए को एज इट इज लेना है और जो सेकंड एलिमेंट है इसका इनवर्स लेना है। तो सेकंड एलिमेंट अब आप ले रहे हैं बी इनवर्स को, तो सेकंड एलिमेंट का आप लें इनवर्स, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एच को बिलोंग करेगा। एंड व्हाट इज दिस, ए इंटू बी इनवर्स का जब इनवर्स लेंगे तो वो बी बन जाएगा, इट मीन ए बी बिलोंग्स टू एच। तो ये क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। अब आपने देखा कि इस एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से एसोसिएटिव लॉ तो ऑलरेडी था, आइडेंटिटी भी उसके अंदर आ गई, इनवर्स भी आ गया, क्लोजर लॉ भी होल्ड कर गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी सबसेट को आपने सब ग्रुप प्रूव करना है, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को, तो क्राइटेरिया बड़ा आसान है कि आप उसके दो एलिमेंट लें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, और आप किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ सेकंड is also an element of same subset H, then H will be a subgroup of G। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारी एक्सरसाइजेज में, हम बहुत सारे थ्योरम्स के अंदर यही क्राइटेरिया यूज करते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह देख लें। अच्छा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो सबसेट है वो हो फाइनाइट, ठीक है, तो हम एक फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट भी यूज करते हैं, विच इज अगेन वेरी सिंपल। अगर आप इसे देखते हैं टू स्टेप टेस्ट को या आप देखते हैं वन स्टेप टेस्ट को, तो आपको नजर आएगा कि इसमें हम इनवर्स का सहारा लेते हैं, वी यूज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन अगर फाइनाइट सब ग्रुप होगा तो हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ वी सी व्हाट इज फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। Let H be a non-empty finite subset of a group G, then H is a subgroup of G if and only if H is closed under the binary operation of G। ये आपको क्या कहता है थ्योरम, ये आपको ये कहता है एज यूजुअल H नॉन एम्प्टी है क्योंकि एम्प्टी तो ग्रुप बन नहीं सकता, और ये सबसेट है G का, और एक एडिशनल कंडीशन है कि ये फाइनाइट सबसेट है G का। अब एक ही स्टेप में आप इसे सब ग्रुप चेक कर सकते हैं। अगर क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि फॉर एवरी ए बी इन एच, ए बी प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एच, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, आप देखें
कि अगर तो हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की कंडीशन पूरी कर देते हैं तो ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। अब आप देखें एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्लोजर लॉ की, फॉर ऑल ए बी इन एच ए बी बिलोंग्स टू एच, ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप ये प्रूव कर दें कि फॉर एवरी ए इन एच ए इनवर्स इज आल्सो इन एच, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एच सब ग्रुप है। इसे प्रूव करने के लिए आप देखिए हम क्या करेंगे, टेक एनी ए इन एच इफ ए इज इक्वल टू ई, अगर ए आइडेंटिटी है देन नो प्रॉब्लम, फिर ए का इनवर्स भी ई होगा और ये बिलोंग करेगा एच को, ठीक है। इफ ए इज नॉट इक्वल टू ई, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इस सूरत में हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब हम ए की पावर्स ले लें, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3। अब क्योंकि एच फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो फाइनाइट होगा, ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा। फर्ज करें ए का ऑर्डर एन है, ठीक है, तो ये जाके ई हो जाएगा। और फिर जब आप इसकी पावर लेंगे ए पावर एन प्लस वन, तो ये दोबारा से ए बन जाएगा और ए पावर एन प्लस टू करते करते फर्ज करें यहाँ पे ए की पावर जे एन अप टू, ठीक है। ऑर्डर फाइनाइट होने की वजह से ए की पावर जब आप लेंगे तो उसके बाद ए कहीं पे जाके ई आ जाएगा और उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपीट नहीं होता और इसकी पावर लेते जाते हैं और ये सारी पावर डिस्टिंक्ट है, फिर तो एक ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास ए की पावर आई जे है, कहीं ना कहीं जाके ये ए की पावर जे पे रिपीट हो जाएगी, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ए की पावर आई इंटू ए की पावर माइनस जे, ए जे इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ई के बराबर हो जाएगा। तो ये ए पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अब अगर आप इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ए इनवर्स ई, तो ये आपके पास बन जाएगा ए पावर आई माइनस जे माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब आप देखें ये, अब ए क्योंकि एच के एलिमेंट है, क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो ए की सारी पावर्स जो हैं ये भी एच के एलिमेंट्स हैं। अब ये ए की पावर है, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये भी एच के एलिमेंट है, और अगर ये एलिमेंट एच का है तो फिर ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है, लिहाजा फॉर एवरी ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। अब आप लिटरेचर में दूसरे बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं सब ग्रुप के, उन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक थ्योरम आपके पास है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी if and only if h into h inverse is contained in h। अब आप इसे जरा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से कंपेयर करें कि आपका कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप कब बनता है, इफ फॉर ऑल ए बी इन एच वी हैव ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब अगर आप इस पे गौर करें, ए एच का एलिमेंट है, लिहाजा ये ए आपका जो है ये एच को बिलोंग कर जाएगा इस तरह से, और बी भी एच का एलिमेंट है, तो बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, ये एच इनवर्स का एलिमेंट होगा। अब ये सेट है, दिस सेट इज कंटेन्ड इन एच, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स एच के अंदर पड़े हैं, देयरफॉर एच इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच। तो इसे आप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की मदद से आसानी से प्रूव कर लिया आपने। फिर आपको नेक्स्ट आगे चल के एक रिजल्ट मिलेगा, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इनटू एच इज कंटेन्ड इन एच। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल कि अगर वो सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा। एच इंटू एच का क्या मतलब है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट एच से ए है, दूसरा एलिमेंट भी एच से है, ठीक है, तो ए इंटू बी इस टाइप के एलिमेंट पड़े होंगे एच इंटू एच पे। अब क्लोजर लॉ क्या कहता है कि ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, सो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फॉर्म ए बी where A is an element of H, B is also an element of H, implies that A, B is also in H. And if every element of a set is contained in the other set, then we say that H into H is contained in H. We can also prove that H is contained in H into H. कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? For example, take any arbitrary H in H, then we can write H is equal to H into E, एंड दिस बिलोंग्स टू, अब ये एच किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का, और स्मॉल ई भी कैपिटल के एच का एलिमेंट है, सो दिस आल्सो बिलोंग्स टू एच इनटू एच, व्हिच शोज दैट एच इज कंटेन्ड इन एच इनटू एच। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 we have the result h into h is also equal to h. And next one is h square is contained in h and h inverse is contained in h. Again this is very trivial क्योंकि h आपका सब ग्रुप है, तो आपने अभी देख लिया कि H अगर सब ग्रुप है तो H इंटू एच इज कंटेन्ड इन H एंड H इंटू एच इज ऑल्सो एज H स्क्वायर।
अच्छा, दूसरी बात, H इनवर्स इज कंटेन्ड इन H, H इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। H इनवर्स के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? H इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स सच दैट A बिलोंग्स टू H। अच्छा, H इनवर्स के एलिमेंट इस टाइप के हैं, A इनवर्स टाइप, A इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर ये एलिमेंट आप प्रूव कर दें कि H में भी है, तो इसका मतलब होगा कि H इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। नाउ वी नो दैट if A is element of H and H is subgroup, then of course A inverse is also element of H. But A inverse is element of H inverse. This implies that H inverse is contained in H. And the next one is H into H, where small h is element of H. H into H is equal to H for all H in H. अच्छा, ये आपको ये बता रहा है कि H अगर आपका सब ग्रुप हुआ G का, तो फिर आप कोई H का अगर एलिमेंट लेंगे तो H इंटू एच, क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, लिहाजा H इंटू एच के अंदर जो भी एलिमेंट बनेंगे वो भी H के एलिमेंट्स होंगे। देयरफॉर H इंटू एच इज सेम एज H। आप कंटेनमेंट में भी केसेस बना के इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बीइंग सब ग्रुप इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका ये मतलब है कि अगर A सब ग्रुप है B का और B सब ग्रुप है G का, तो फिर A भी सब ग्रुप है G का। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सब ग्रुप्स। आगे चल के आप देखेंगे एक खास किस्म का सब ग्रुप होता है जिसे हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यानी इफ ए इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी, बी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, even then A may not be normal in G. And next is, if H is a subgroup of G and A is an element of G, then H A inverse is equal to A inverse H. अच्छा, इसे अगर आप देखें कि what is H A inverse? H A inverse is a set small h A inverse, ठीक है, where this H is from H and A is already fixed, A is an element of G. अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें कि H A इनवर्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, H A इनवर्स को आप सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ ऑर्डर से। A इनवर्स पहले आ जाता है, H इनवर्स ये बाद में आ जाता है। अच्छा, अब आप गौर करें कि ये H इनवर्स किसका एलिमेंट है। हमने अभी देखा है, यहां से हमने देखा है कि H इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ H। यानी H अगर H का एलिमेंट है और H सब ग्रुप है, तो फिर H इनवर्स भी H का ही एलिमेंट है। तो फिर ये जो एलिमेंट बना A इनवर्स H इनवर्स, A इनवर्स H इनवर्स, ये एलिमेंट बन जाएगा आपके पास A इनवर्स H का, बिकॉज H इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ H। सो H A inverse is contained in A inverse H। And similarly, अगर आप A inverse H का कोई एलिमेंट लेते हैं तो दैट वो आप उसे भी कंटेन करवा सकते हैं H A inverse से। सो दिस इज अ वेरी ट्रिवियल रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ जिनसे आपको सब ग्रुप की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। Another two good examples, let A be any abelian group, F is the set of all elements of finite order in A, then F is a subgroup of A। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अगर ले लेते हैं, ग्रुप ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, माइनस जीरो यानी नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये अंडर मल्टीप्लीकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब इसके जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं अगर आप वो ले लें, तो अब अंडर मल्टीप्लीकेशन इसके फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट या तो 1 है या -1 है, ठीक है, ये दो एलिमेंट हैं और ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी ग्रुप के फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स ले लें तो वो हमेशा सब ग्रुप बनाता है। लेकिन अगर वो ग्रुप हो ही फाइनाइट, तो फिर उसका जो फाइनाइट ऑर्डर के सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के होंगे, फिर वो सेम आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप विद आइडेंटिटी E, then H is equal to X in G such that X square equal to, such that Xn is equal to E for any integer n is a subgroup of G, ठीक है। Another example of abelian subgroup, कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ गए जो एक फिक्स्ड n के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा सब ग्रुप बनेंगे। क्या वजह है? उसकी वजह ये वन स्टेप टेस्ट है। आप इसके अंदर से दो एलिमेंट लें तो इसका मतलब ये होगा कि xn भी e के बराबर है और yn भी e के बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर yn e के बराबर है तो y इनवर्स भी e के बराबर होगा, यानी y इनवर्स n भी e के बराबर होगा, ठीक है।
इसका मतलब है कि फिर अगर ये बराबर है तो एक्स वाई का जो इनवर्स है इसका ऑर्डर वही होता है जो एक्स और वाई का होता है, एटलीस्ट इसकी पावर जब आप एन लेंगे तो वही के बराबर होगा। तो ये एक्स वाई इनवर्स ये भी इसको बिलोंग कर जाएगा। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहेगा फिर आपको कि एच भी आपका सब ग्रुप है। ओके, दिस इज वन ऑफ most beautiful results or most beautiful definitions in the group theory. Number one, if H is a subgroup of G, then GHG inverse. What is this? This is G is a fixed element of G. आप उसे H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, GHG इनवर्स। ठीक है, H के तमाम एलिमेंट के साथ आप लेफ्ट राइट से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, लेफ्ट से आप G के साथ और राइट से आप G के इनवर्स के साथ। तो ये जो सेट बनेगा ये भी एक सब ग्रुप होगा, यानी अगर एक सब ग्रुप आपके पास पहले था तो आप G का कोई भी एलिमेंट लेके उसका एक नया सब ग्रुप बना लेंगे। इट मे बी इक्वल टू H अगर वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम H। तो इस तरह आप एक सब ग्रुप से मजीद सब ग्रुप बना सकते हैं, ये इसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहलाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर G के लिए ये H के ही बराबर आ जाए तो ऐसे सब ग्रुप को आप जानते हैं, आप नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बहरहाल ये आपके पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप आ गया। उससे आगे चलते हैं। लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G, देन नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। व्हाट इज नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G? H आपके पास कोई भी सबसेट है G का, आप उसकी मदद से भी एक सब ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसे आप कहते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। होता क्या है वो? नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G is set of all those elements of G for which left coset is equal to right coset। अब आप जानते हैं कि लेफ्ट कोसेट कभी बराबर होता है लेफ्ट राइट कोसेट के, जैसे 1 इंटू एच हमेशा h इंटू 1 के बराबर होगा। बाज़ औक़ात वो बराबर नहीं भी होता, लेकिन अगर आप ग्रुप के सिर्फ वो एलिमेंट्स ले लें जिनके लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है तो उन एलिमेंट्स की कलेक्शन को आप कहते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। ठीक है, इस पे एक सेपरेट लेक्चर है। तो ये एक स्पेशल सब ग्रुप बन गया। इसी तरह अगर आप लेफ्ट राइट कोसेट की कंडीशन नहीं लगाते और आप एक सबसेट लेते हैं H ऑफ G और आप कहते हैं लेट CGH बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ H। ठीक है, तो इसे आप सेंट्रलाइजर कहते हैं और ये भी हमेशा एक सब ग्रुप होता है। वन स्टेप टेस्ट के साथ प्रूव करके देखिए, बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, और दोनों में फर्क क्या है? मैंने एक लेक्चर दिया है जिसमें मैंने कोटर्नियंस के और डाइहेड्रल के सब नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स और ये सारी चीजें फाइंड की है। वहां मैंने डिफरेंस दिखाया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाय डेफिनेशन दोनों में ये डिफरेंस है कि नॉर्मलाइजर में ये कंडीशन होती है कि लेफ्ट को सेट हो, राइट को सेट इक्वल, यानी लेफ्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल हो। जबकि सेंट्रलाइजर में ये कंडीशन होती है कि GH एलिमेंट वाइज कम्यूट करे, यानी GH के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। जबकि नॉर्मलाइजर में ये होता है कि GH के सेट के साथ कम्यूट करे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो एग्जांपल से आप मजीद क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर ग्रुप का एक स्पेशल सब ग्रुप होता है जो कम्यूटेटर से बनता है। कम्यूटेटर क्या होते हैं? आप उसके एलिमेंट लेते हैं और एक स्पेशल किस्म का एलिमेंट फाइंड करते हैं जो कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई A इनवर्स मल्टीप्लाई B इनवर्स। इससे जो आपको एलिमेंट हासिल होते हैं उन एलिमेंट से जो एक सब ग्रुप जनरेट होता है उसे आप कहते हैं कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप। ये बहुत स्पेशल होता है और ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी स्पेशल सब ग्रुप। किसी भी ग्रुप में आप जानते हैं अगर ग्रुप अबिलियन हो उसके सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं, ठीक होगी बात। लेकिन अगर ग्रुप नॉन अबिलियन हो तब भी उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे जरूर होते हैं जो कि कम्यूट करें। मिसाल के तौर पे 1 जरूर सबके साथ कम्यूट करता है, 1G इज इक्वल टू G1 फॉर एवरी G। ठीक है, 1 जैसे और भी हो सकते हैं उसके अंदर जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। अगर आप उन तमाम एलिमेंट C का सेट ले लें जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं तो ऐसे सेट को आप उस ग्रुप का सेंटर कहते हैं। एंड दिस सेंटर ऑफ G इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, इस पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है। अच्छा, अब आ गई बात कि अगर H और K दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हों, यानी इनके आर्डर फाइनाइट हों और वो आर्डर आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब उनमें 1 ही कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो। जैसे 3-4 में जस्ट 1 कॉमन फैक्टर है और 2-4 जो है इसमें कॉमन फैक्टर 2 है,
तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। लेकिन अगर एच एंड के ऐसे फाइनाइट सब ग्रुप हैं जिनके ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर उनका इंटरसेक्शन हमेशा ट्रिवियल होगा, उनमें आइडेंटिटी के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि एच और के दो सब ग्रुप्स हैं। आपने यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में तो पढ़ा है, अब आप इनके प्रोडक्ट के बारे में देखें। क्या जरूरी है कि दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट भी सब ग्रुप हो? आंसर इज नो। तो ये कब सब ग्रुप होंगे? लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एच के आपस में परम्यूट करते हो, यानी एच के इज इक्वल टू के एच, तो फिर आप प्रूव कर सकते हैं वन स्टेप टेस्ट से कि ये सब ग्रुप बनता है। अच्छा, अगर एच के अबिलियन हो, अगर अबिलियन होंगे तो तब भी साफ जाहिर है ये एच के इज इक्वल टू के एच कर देंगे, तब भी एच के जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर एच के में से कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, यानी जरूरी नहीं कि दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, तब भी आपके पास एच के जो है वो एक स्पेशल सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा एच के का? तो उसका रिजल्ट ये है कि अगर तो एच इंटरसेक्शन के एम्प्टी हुआ, नॉन, अगर ये एम सॉरी अगर एच इंटरसेक्शन हुआ, क्योंकि एम्प्टी तो हो नहीं सकता, ये सब ग्रुप है, आइडेंटिटी दोनों में है, फिर तो बड़ा आसान काम है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज 1। अब क्वेश्चन आ गया कि इनका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा। ठीक है, जनरल फार्मूला आप याद रख लें, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच इनटू द ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय एच इंटरसेक्शन के, ये इसका ऑर्डर होगा। और एज ए स्पेशल केस, अगर एच इंटरसेक्शन के ट्रिवियल होगा तो फिर इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ एच के विल बी ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ के। ओके, फाइनली लेग्रांज थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर आपको दे दूंगा। The order and index of subgroup divides the order of finite group। ठीक है, आप याद रख लें, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा, साल के तौर पे आप इसका ऑर्डर n कर लें, तो फिर कोई भी सब ग्रुप आप लें, इसका आर्बिट्रेरी सब ग्रुप, तो दो चीजें होंगी। एक होता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, ठीक है, एक होता है इंडेक्स ऑफ एच। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट्स इन जी। इंडेक्स आप फाइंड ही कैसे करते हैं? आप फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, या आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंडेक्स एंड ऑर्डर। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट है इंडेक्स का और ऑर्डर का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इसी तरह इंडेक्स इज आल्सो डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। So both order and index of subgroup of a finite group divides the order of the group। ठीक है, अच्छा, next is the Poincare's theorem। Let H and K be two subgroups of finite index। दो ऐसे subgroups हैं जिनका index finite है, then their intersection also has finite index। Okay, another result, let G be a group, H K be subgroups of finite index, then G by H which is index of G in H। ठीक है, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो इसका जो इंडेक्स है वो ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H। इसी तरह H इंटरसेक्शन K क्या है? ये सब ग्रुप है K का और H का भी, तो ये बन जाएगा इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन K इन K। सो द बोथ आर इक्वल if and only if HK is same as KH and this is equal to the group G। Next is let H and K be two subgroups of a finite group G। ये दो ऐसे सबग्रुप हैं कि इनके जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर ऑफ H, वो ग्रेटर इक्वल है ऑर्डर स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। इसी तरह ऑर्डर ऑफ K भी ग्रेटर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। देन फिर क्या होगा? अगर ऐसे सबग्रुप हुए तो फिर उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन ट्रिवियल होगा, यानी आइडेंटिटी के अलावा भी उसमें कुछ एलिमेंट जरूर